नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी हैं और इसके अलावा ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपकी नॉलेज को रियली आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने जा रहे हैं। आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, वो आज की वीडियो से क्लियर होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सक्सेस मंत्र, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। अगर आप बार बार हार चुके हैं, असफल हो रहे हैं, तो फिर से रिस्टार्ट कीजिए, फिर से एक और बार प्रयास कीजिए। कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। निम्न में से जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा की फीचर्स है जो कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आपने कई और सारी कंडीशन भी पढ़ी होंगी, जैसे फोबिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपने ओसीडी के बारे में पढ़ा होगा। ये दो कंडीशन भी आपने पढ़ी होंगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आपसे यहां पर पूछा गया है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। इसके अलावा और डिसऑर्डर होते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है, पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड है। क्लियर है? तो बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की। देखिए, बाकी डिसऑर्डर्स हम लोग आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, समझते जाएंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की और पैनिक अटैक की। तो पैनिक अटैक भी इसी का पार्ट है आपके एंजाइटी डिसऑर्डर का। तो दो की हम लोग बात करेंगे। जनरलाइज्ड एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी क्या होती है? इट इज एंजाइटी टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के बहुत सारे पहलुओं को लेकर के अगर कोई एंजाइटी होती है तो उसको कहते हैं अपन जनरलाइज्ड एंजाइटी। ठीक है, फोबिया की अगर अपन बात करें, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करें, या पैनिक अटैक की बात करें, इनके सामने कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, कोई ना कोई ट्रिगरिंग स्टिमुलाई होता है जिसकी वजह से ये एंजाइटी जनरेट होती है। मतलब अगर वो फैक्टर हमारे सामने है तो हमारे अंदर एंजाइटी होगी, अगर वो फैक्टर हमारे सामने नहीं है तो वो एंजाइटी हमारे अंदर नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार की एंजाइटी कहलाती है इंटरमिटेंट एंजाइटी। इंटरमिटेंट एंजाइटी मतलब जब स्टिमुलाई सामने है तो एंजाइटी होगी, और जब स्टिमुलाई या सिचुएशन सामने नहीं है तो एंजाइटी नहीं होगी। आपका जो मूड है वो नॉर्मल रहेगा। सो दैट एंजाइटी इज नॉन एज द इंटरमिटेंट एंजाइटी। लेकिन अगर हम जनरलाइज एंजाइटी की बात करें तो जनरलाइज एंजाइटी जो होती है वो लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है, उनसे रिलेटेड हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के बात करें तो आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है, हर चीज को लेकर के, छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपके मन में भी क्या रहती है? टेंशन रहती है। कोई भी घटना आपके सामने होती है, जो नॉर्मल एस्पेक्ट है, उस नॉर्मल एस्पेक्ट से हम उसको नहीं देखते और हमको लगता है कि ये घटना कभी भी बिगड़ सकती है और कुछ बुरा हमारे साथ हो सकता है। तो वो जो बुरा हो सकता है, ये कल्पना आपके मन में चलती है हर सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, जैसे अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो कहीं बॉस मेरे को नौकरी से ना निकाल दे, इस तरह की चिंता आपके मन में हो सकती है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो कहीं बस का एक्सीडेंट ना हो जाए, इस तरह की नेगेटिव चिंताएं आपके मन में हो सकती है। तो हर अलग अलग एरिया को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, एंड दैट इज नोन एज द जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। क्लियर है? सो दैट इज नॉट द इंटरमिटेंट, क्योंकि इट इज कंटिन्यूस एंजाइटी। आप जिस भी सिचुएशन में मौजूद हैं, जिस भी इवेंट में मौजूद हैं, उस इवेंट से रिलेटेड आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। और नेगेटिव थॉट किससे रिलेटेड होंगे? उसके परिणाम से कुछ घटना, कुछ बुरा हो सकता है मेरे साथ, इस तरीके के थॉट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? जनरलाइज्ड एंजाइटी के अंदर। तो दो चीज हमारे सामने आई हैं, एक तो ये कंटिन्यूस होती है एंजाइटी, ठीक है, और दूसरा किस चीज को लेकर के होती है? कुछ बुरा हो सकता है मेरे साथ। ठीक है,
तो कंटिन्यूस एंड कुछ बुरा हो सकता है। इंटरमिटेंट इसका पार्ट नहीं है। इंटरमिटेंट एंजाइटी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोबिया इज ए टाइप ऑफ एंजाइटी। तो फोबिया जो होती है वो इंटरमिटेंट एंजाइटी होती है, क्योंकि फोबिया में जब सामने स्टिमुलाई आता है तभी वो एंजाइटी आती है। अगर स्टिमुलाई आपके सामने नहीं है तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। क्लियर है? सो दैट इज द इंटरमिटेंट एंजाइटी। आपसे पूछा गया, फिर से हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कई छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस में निकल करके आती है और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। इसलिए ये केवल एक एमसीक्यू सेशन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट क्लासेस है। ठीक है? की फीचर्स आपसे पूछा है। अब चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पैनिक अटैक, दूसरा है एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हम ऑप्शन अभी पढ़ रहे हैं, सारी चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैनिक अटैक क्या होता है? इट इज सडन एंड इंटेंस फियर और एंजाइटी रिएक्शन। पैनिक अटैक इज नॉट जस्ट ए एंजाइटी, जस्ट नॉट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइटी, इट इज ए रिएक्शन जिसमें एंजाइटी तो होती है, साथ के साथ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। फिजिकल सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो सकते हैं। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, शिवरिंग होगी, बॉडी कपकपाने लगेगी, पसीना आने लगेगा। ये सिम्टम्स आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पैनिक अटैक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपके मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपको यहाँ पर फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को नजर आएंगे। क्लियर है? सो दैट इज द पैनिक अटैक। ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऑब्सेशन एंड कंपल्सन आर द पार्ट ऑफ द ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये मैं हटा देता हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे इसको हम। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हमने इस एमसीक्यू में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, हालांकि जो इस सेशन में जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो आपकी पर्टिकुलर नीड को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड किए गए हैं, तो ताकि आपके अंदर कोई भी अगर माइनर कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, किसी भी कंपिटेटिव बुक से आप पढ़ते हैं या कहीं से भी किसी भी मटेरियल से आप लोग पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप हमें सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उस क्वेश्चन का एक यूट्यूब वीडियो बना करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सेंड किया जाएगा, जिसकी कारण क्या होगा, आपके साथ आपको तो बेनिफिट होगा ही, साथ के साथ दूसरे स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपके मन में इस तरह का कोई डाउट है साइकेट्रिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऑब्सेशन एंड कंपल्सन की। ऑब्सेशन की अगर हम बात करें, ऑब्सेशन इज द पार्ट ऑफ ओसीडी। दोनों की अगर हम बात करें, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन दोनों क्या होते हैं? ओसीडी का पार्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ऑब्सेशन जो होता है वो किसका डिसऑर्डर होता है? थॉट का डिसऑर्डर होता है। और कंपल्सन जो होता है वो किसका डिसऑर्डर होता है? एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है। मतलब अगर आपके मन में कोई थॉट आएगा, वो थॉट क्या करेगा? वो थॉट कैसा होता है? पावरफुल, पावरफुल होता है और बार बार आपके कॉन्शियस माइंड में क्या करता है? इंट्रूड करता है, मतलब एंटर करता है, बार बार आपके मन में आएगा। आप उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करोगे लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वो बार बार आपके मन में आएगा, क्योंकि वो थॉट कैसा है? पावरफुल है, फोर्सफुल है। ठीक है, तो वो थॉट आपके मन में आ रहा है और वो आपके अंदर क्या जनरेट कर रहा है? एंजाइटी जनरेट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो थॉट एंजाइटी क्रिएट कर रही है। इस एंजाइटी को हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है। इस एंजाइटी को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? एक्टिविटी करनी पड़ेगी। रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जिस भी चीज को लेकर के हमारे मन में थॉट आ रहा है, हमको उस थॉट पर काम करना पड़ेगा और वो एक्टिविटी कहलाती है कि आपके कंपल्सन। इसलिए ऑब्सेशन के साथ साथ कंपल्सन का नाम जरूर आता है। हालांकि हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, प्योर ऑब्सेशन वाली चीजें भी होती हैं। प्योर ऑब्सेशन में क्या होता है? कंपल्सन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो प्योर ऑब्सेशन वाली कंडीशन भी होती है, लेकिन कंपल्सन कब होगा ये ध्यान रखना है कि कंपल्सन होगा ऑब्सेशन के बाद। सो कंपल्सन इज फॉलोड बाय द ऑब्सेशन। क्लियर है? तो कंपल्सन कब होगा? ऑब्सेशन के बाद होगा। इसलिए इनको हम साथ साथ लेकर के चलते हैं। दैट्स व्हाई द डिसऑर्डर इज नोन एज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्लियर है? सो दिस इज द brief explanation about the OCD. And the fourth one is flashback of traumatic event. हमारे साथ कोई पिछले दिनों में या पिछले समय में कोई बुरी घटना हुई, उस बुरी घटना का बार बार याद आना वो कहलाता है फ्लैशबैक। उस बुरी घटना का बार बार याद आना वो कहलाता है फ्लैशबैक। और वो फ्लैशबैक इतना पावरफुल होता है
कि लास्ट टाइम जब वो घटना हमारे सामने हुई थी उस वक्त जो रिएक्शन हमारे अंदर आए थे, सेम रिएक्शन अब उस घटना को याद करके सेम इंटेंसिटी का रिएक्शन हमारे शरीर में आता है, हमारे मन में आता है। ठीक है, तो वो कहलाता है क्या? फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट ये किसका पार्ट है? आपके पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का हॉलमार्क फीचर्स है ये। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का हॉलमार्क फीचर्स क्या है? आपके फ्लैशबैक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। फ्लैशबैक इज द हॉलमार्क फीचर्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्लियर है? सो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर्स ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इज एक्सेसिव वरी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए पेशेंट विद एगोराफोबिया, ए पेशेंट विद अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? देखिए 3 प्रकार के फोबिया होते हैं, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। अगोराफोबिया, दूसरा होता है सोशल फोबिया, और तीसरा होता है आपके स्पेसिफिक। स्पेसिफिक या स्पेशल। स्पेशल का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के। तो ये दोनों फोबिया होते हैं वो होते हैं जनरलाइज्ड। ठीक है, ये दोनों फोबिया होते हैं जनरलाइज्ड, और ये होते हैं स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट ये फोबिया हमको देखने को मिलेगा। अगोराफोबिया जो होता है वो होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस या पब्लिक स्पेसेस, या फियर ऑफ क्राउड। ठीक है, भीड़ का डर या पब्लिक स्पेस का डर या ओपन स्पेस का डर, ये सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके? आपके अगोराफोबिया के। सोशल फोबिया कब होता है? जब आप किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं, जब आप किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं तब आपको सोशल फोबिया होता है। और जब आप सोशल सिचुएशन में होते हैं तो आपको होता है सोशल एंजाइटी होती है। क्या होती है? सोशल एंजाइटी। लोगों के सामने आपको काम करने में तकलीफ होती है, उनके सामने आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आपके काम की आलोचना कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से क्या जनरेट होती है? सोशल एंजाइटी जनरेट होती है, और ये क्रिएट करता है कि आपके सोशल फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया होता है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। ठीक है, शादी से डर लगना गेमोफोबिया कहलाता है। हाइट से डर लगना क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया। हाइट से डर लगना क्या कहलाता है? एक्रोफोबिया कहलाता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें, इन सबको मैंने आपको याद करवाया था जब हम वीडियो में, जो आपके लेक्चर्स हैं ऐप के अंदर, वहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ऐप के थ्रू इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो गेमोफोबिया हो गया, एक्रोफोबिया हो गया, इसके अलावा हेमेटोफोबिया हो गया, किसी को ब्लड देख करके डर लगता है, खून को देख करके डर लगता है, तो वो कहलाता है हेमेटोफोबिया कहलाता है। ठीक है, जब तूफान आता है, हवाएं चलती हैं तेज तेज, तो वो एक अजीब सी डरावनी सी आवाज निकालती है तूफान की वजह से, तो कई लोगों को उससे डर लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रोंतोफोबिया। क्लियर है? तो ये स्पेसिफिक फोबिया, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टिमुलाई या इवेंट या ऑब्जेक्ट की वजह से ये फोबिया होता है। ठीक है, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है फोबिया का। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? ए पेशेंट विद अगोराफोबिया। अगोराफोबिया हमारा जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस एंजाइटी। इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको अगोराफोबिया है, वो एंजाइटी कब एक्सपीरियंस करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में उनको एंजाइटी महसूस होगी? बीइंग एट होम अलोन, अगर वो घर के अंदर हैं, घर के अंदर होना, ठीक है, ये फोबिया जनरेट नहीं करेगा। बीइंग इन ए क्राउडेड प्लेस, क्राउडेड प्लेस का अब हमने पढ़ा था कि या तो पब्लिक प्लेस पर हो या क्राउडेड प्लेस पर हो, तो बीइंग इन ए क्राउडेड प्लेस इज द आंसर। बीइंग इन ए फैमिलियर एनवायरनमेंट, अगर आप किसी फैमिलियर एनवायरनमेंट में हो, फैमिलियर एनवायरनमेंट में हो, तो वहां पे भी आपको अगोराफोबिया नहीं होगा। अगोराफोबिया कब होगा? जब आप किस में हो? अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में, अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में हो, या फिर ऐसी जगह हो जो कि आपके घर से दूर हो, या ऐसी जगह जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। ठीक है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, दैट इज द अनफैमिलियर एनवायरनमेंट। सो this cannot be the answer for agoraphobia, because it is just opposite to the characteristic of agoraphobia, being in a familiar environment. Next one is engaging in physical exercise. तो physical exercise में engage होना is not
द पार्ट ऑफ फोबिया, बिकॉज फोबिया इज ए इरेशनल फियर। फोबिया क्या होता है? इट इज इरेशनल फियर, बिना किसी कारण के डर लगना, वो कहलाता है आपका फोबिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इसका क्या रहेगा आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है? तो इसके बारे में हमने ब्रीफ पहले ही ले लिया था कि ऑब्सेशन जो होता है वो किसका डिसऑर्डर होता है? थॉट का डिसऑर्डर होता है। और कंपल्सन जो होता है वो किसका डिसऑर्डर होता है? वो एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है। ये जो मैं दो लाइनें आपको बोल रहा हूँ, थॉट का डिसऑर्डर और एक्टिविटी का डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सिम्टम्स होगा। तो देखिए, ऑब्सेशन जो होता है थॉट, वो होता है, थॉट किससे संबंधित होता है? डाउट से संबंधित। आपके मन में कोई संदेह होगा किसी चीज को लेकर के, मन में संदेह होगा, शंका होगी, और वो शंका जो है, वो संदेह जो है, वो बार बार आपके मन में आएगा। तो थॉट जो किस फॉर्म में होते हैं? डाउट के फॉर्म में होते हैं। क्या संदेह हो सकता है? मैंने गैस बंद किया नहीं की, मैंने दरवाजे को लॉक किया नहीं किया, मैंने जो पैसे गिने वो प्रॉपर थे या नहीं थे, मैंने जो कपड़े धोए वो पूरी तरह से साफ हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो इस प्रकार के डाउट आते हैं। ये डाउट दो कैटेगरी के ओसीडी क्रिएट करते हैं, एक होते हैं वाशर होते हैं और दूसरे होते हैं चेकर। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मैंने गैस बंद किया नहीं की, तो या फिर मैंने दरवाजा लॉक किया नहीं किया, अगर इस तरह का डाउट बार बार आपके मन में आ रहा है तो आप क्या करोगे? जा करके चेक करोगे। सो दैट इज दैट कैटेगरी इज नॉन एज द चेकर। सेकंड वन इज वॉशर। जैसे मैंने बताया कि मैंने जो कपड़े धोए थे वो प्रॉपरली क्लीन है या नहीं है, या मेरे हाथ जो है वो कंटामिनेटेड है, मेरे हाथ पर जर्म प्रेजेंट है, मेरे कपड़ों पर जर्म प्रेजेंट है, मेरा घर जो है उसका जो फर्श है उस पर भी गंदगी है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? बार बार फर्श को धोएंगे, बार बार हाथ को धोएंगे, या बार बार कपड़ों को धोएंगे। तो ये कैटेगरी कहलाती है क्या? वॉशर। तो दो प्रकार के डाउट्स आते हैं जो कि दो प्रकार के कैटेगरी बनाते हैं, चेकर एंड वॉशर। ठीक है, अब बार बार कपड़े धोना आप क्या कर रहे हो? एक्टिविटी कर रहे हो। बार बार हाथ धो रहे हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो। बार बार जाकर के गैस को चेक कर रहे हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो। बार बार आप डोर को जाकर के चेक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये जो डाउट आया, इस डाउट की वजह से क्या होती है? आपके एंजाइटी होती है, और इस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? एक्टिविटी करते हो। सो दैट एक्टिविटी इज नॉन एज द कंपल्सन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसी से, अगर ये कंसेप्ट आपको याद है, तो इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? डिल्यूजन होता है क्या? देखिए, डिल्यूजन जो होता है वो साइकोटिक फीचर्स है। कौन सा फीचर्स है? साइकोटिक फीचर्स है। और साइकोटिक फीचर्स कौन सी डिजीज में मिलेगा? साइकोसिस में मिलेगा। साइकोटिक फीचर्स कौन सी डिजीज में मिलेगा? साइकोसिस में मिलेगा। जबकि ओसीडी कैसी डिजीज है? न्यूरोटिक। ओसीडी कैसी डिजीज है? न्यूरोटिक। इसमें डिलीजन और हेल्यूसिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिलीजन भी नहीं और हेल्यूसिनेशन भी नहीं है। थर्ड वन इज रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट। परसिस्टेंट थॉट मतलब स्टेबल, जो थॉट पहले आया था वही थॉट बार बार आएगा, लगातार आएगा। रिकरेंट मतलब रिपीट हो रहा है, वही थॉट रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जो थॉट पहले आया था वही थॉट क्या होगा? बाद में भी आएगा। सो दैट इज द करेक्ट इंडिकेशंस, दैट करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ ओसीडी। ठीक है, तो ओसीडी में हमने बात की थी कि थॉट जो होता है वो क्या होता है? बार बार आता है, रिकरेंट होता है और बार बार आता है। सो दैट इज योर आंसर। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच जो है कैन बी द एग्जांपल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में जो थॉट बनते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और थॉट अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है तो स्पीच भी कैसी होगी? डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। और कौन से स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पाया जाता है? हेविफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कौन से स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा? हेविफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमको डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच देखने को मिलेगी। क्लियर है? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होता है उसके लक्षण क्या है? अब देखिए, कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होता है एक प्रकार का, अगर हम बात करें कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। आपने पढ़ा होगा, कन्वर्जन पढ़ा होगा, आपने सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर पढ़ा होगा, सोमेटाइजेशन या सोमेटोफॉर्म, और आपने पढ़ा होगा डिसोसिएशन।
ये ऐसी कंडीशन है तीनों जो कि सीवियर एंजाइटी या सीवियर स्ट्रेस की वजह से पर्सन के अंदर होती है। ठीक है। अब कई स्टूडेंट जो होते हैं कन्वर्जन और सोमेटाइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन सेम है। इसमें भी फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, इसमें भी फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे वो आपके न्यूरोलॉजिकल होंगे। कैसे होंगे? न्यूरोलॉजिकल, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे। जैसे पैरालिसिस हो गया, ठीक है, आपके अनकॉन्शियसनेस हो गई, अनकॉन्शियसनेस, नंबनेस हो गया, मतलब सुन्नपन हो गया आपके हाथ पैरों में, ठीक है, बेहोशी हो गई, पैरालिसिस हो गया। इस तरीके के जो सिम्टम्स आते हैं वो कहलाता है आपके क्या? कन्वर्जन। सोमेटाइजेशन में आपके फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, जैसे खुजली हो गई, सोरियासिस, अस्थमा हो गया, ठीक है, जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। गैस्ट्रिक अपसेट हो गया। ये आपके आते हैं सोमेटाइजेशन या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर। थर्ड वन इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन जो होता है वो आपके मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर हालांकि इसमें दो तीन चीजें और आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, आपके थॉट्स आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये पार्ट किसका है? आपका मेमोरी का। तो मेमोरी से डिस्कनेक्शन हो जाता है। कोई व्यक्ति, उसके बातें करने का, सोचने का सोर्स क्या है? मेमोरी। मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन सेव है, उन इन्फॉर्मेशन को यूज करके व्यक्ति सोचता है, दूसरों के साथ बातें बातें करता है, दूसरों को पहचानता है। ठीक है। अगर मेरे सामने कोई मेरा कलीग, मेरा रिलेटिव या मेरे स्टूडेंट आता है तो मैं कैसे पहचानूंगा उसको? उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने कहाँ भेजूंगा? मेमोरी सेल्स में ढूंढूंगा या नहीं ढूंढूंगा? मेमोरी सेल्स में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लूंगा कि आप ये व्यक्ति हो। ठीक है। लेकिन अगर आपका कनेक्शन ही खत्म हो गया, मेमोरी जो सप्लाई कर रही थी इन्फॉर्मेशन आपको, वहां से आपका कनेक्शन ही खत्म हो गया, तो क्या हो गया? फिर आपका मेमोरी लॉस हो गया। तो वो जो कनेक्शन कट हो जाता है, डिसकनेक्शन विद द वंस थॉट, फीलिंग्स एंड मेमोरी। मेमोरी के साथ, फीलिंग के साथ, थॉट के साथ आपका डिसकनेक्शन हो जाता है, और वो डिसकनेक्शन कहलाता है क्या? डिसोसिएशन। क्या कहलाता है? डिसोसिएशन। सो दिस इज द basic explanation and basic difference between these three terminology, which is almost similar but have some minor difference. The one is conversion disorder, somatization disorder and dissociation disorder. Clear है? So अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? कन्वर्जन डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय फिजिकल सिम्टम्स। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल से कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि डीप में अगर अपन जाए तो न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड फिजिकल सिम्टम्स हमको नजर आएंगे, और वो ऐसे सिम्टम्स होंगे जो कि डायरेक्टली न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इस तरीके के फिजिकल सिम्टम्स हमको आएंगे, जैसे पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, बेहोशी हो गई, या नमनेस, सुनपन हो गया। ठीक है। इस तरीके के सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। तो फिजिकल सिम्टम्स बोला है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विद नो आइडेंटिफिएबल फिजिकल कॉज, मतलब ऐसे सिम्टम्स होंगे जिनका कोई कॉज नहीं है। जैसे अगर हम बात करें पैरालिसिस की, तो पैरालिसिस में कहीं ऐसा कोई फिजिकल कॉज, अगर आप एमआरआई कराओगे या सीटी स्कैन कराओगे या कोई भी और डायग्नोस्टिक टेस्ट कराओगे, वहां पे आपको नजर आ जाना चाहिए कि नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन कन्वर्जन में क्या होगा? क्योंकि कोई फिजिकल कॉज तो है नहीं, तो अगर आप डायग्नोसिस कराओगे तो कोई आपको कॉज नजर नहीं आएगा कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, लेकिन बस हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या माने कि ये जो सिम्टम्स है वो कैसे हैं? आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड सीवियर स्ट्रेस जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? फिजिकल सिम्टम्स में। तो अगर वो कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल कॉज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर है, बनता है। दूसरा है डिल्यूजनल बिलीफ। यहाँ पर बिलीफ की कोई बात नहीं है। कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। मूड स्विंग से रिलेटेड नहीं है। मेमोरी लॉस से रिलेटेड मैंने आपको बताया था क्या आता है? आपके डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का मतलब होता है डिसकनेक्शन विद वंस मेमोरी। आपकी खुद की मेमोरी के साथ आपका कनेक्शन कट हो जाता है। आपके खुद के थॉट, खुद की बिलीफ्स, खुद की मेमोरीज के साथ कनेक्शन कट हो जाता है, जिसकी वजह से आप कैसे हो जाते हैं? कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से अलग अलग कंडीशंस जनरेट होती हैं, जैसे डिसोसिएटिव एमनीशिया हो जाता है, डिसोसिएटिव फ्यूज हो जाता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसको कि अपन बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके डिसोसिएशन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप हमें एनकरेज कर सकते हैं इस तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, जिसमें आपको सारा कंटेंट जो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग है, आपके कम्पिटेटिव नीड के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियो, डेली टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स जिसको कि आप ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ नोट्स ऐसे हैं जिनको कि हमने टेक्निकली इम्प्रोवाइज्ड किया है, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपके टाइम सेविंग है,
कोई जो भी टॉपिक आप खोलना चाहते हो इंडेक्स में उस टॉपिक पर क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, डायरेक्टली पेज खुल जाएगा वो। इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव बनाने की कोशिश किया ताकि स्टूडेंट के लिए टाइम सेविंग हो। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाएगा, आपको अलग अलग प्लान लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो प्लान है हमारा ऑल इन वन प्लान के नाम से, जिसकी फीस हमने सबसे कम रखी है पूरे इंडिया में, सबसे कम कीमत में हम ये प्लान प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी हमने बात की थी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे साथ कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस हुआ, हमारे साथ कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस हुआ, वो बैड एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने हमारे अंदर क्या कॉज की, सीवियर एंजाइटी कॉज। उस बैड एक्सपीरियंस ने हमारे साथ क्या किया, सीवियर एंजाइटी कॉज की। वो बैड एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने हमारे माइंड पर क्या छोड़ा, मेंटल ट्रॉमा। उसने हमारे लिए एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट किया, ठीक है। मेंटल ट्रॉमा क्रिएट किया मतलब हमको पूरा अगर सीधे शब्दों में कहें कि हमको अंदर से बिल्कुल हिला दिया, हमारे माइंड को एकदम स्तब्ध कर दिया, हिला दिया। इस तरीके का एक मेंटल ट्रॉमा था, ठीक है। अब इस घटना को काफी टाइम हो गया, महीने हो गए, सालों हो गए, लेकिन वो घटना जब भी बार बार याद आती है तो सेम मेंटल ट्रॉमा आपको हर बार फील होता है। तो उस घटना का बार बार याद आना वो कहलाता है फ्लैशबैक, ठीक है। और जब फ्लैशबैक होता है तो सेम इंटेंसिटी का, सेम सीवियरिटी का मेंटल ट्रॉमा आपको फील होता है। तो आप उस घटना को डिस्कस करने से बचते हैं, आप उस घटना के उस सिचुएशन में दोबारा जाने से बचते हैं ताकि आपके साथ वो फिर से कंडीशन ना हो। सो दैट कंडीशन इज नोन एज द मेंटल ट्रॉमा। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन कि हमसे क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड, फ्लैशबैक, ठीक है। फ्लैशबैक इज द हॉलमार्क फीचर्स, फ्लैशबैक इज द हॉलमार्क फीचर्स ऑफ पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाइपरसोमनिया जो है वो आपके किससे रिलेटेड है, एक तो आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है हाइपरसोमनिया, या इसके अलावा ये आपको डिप्रेशन में भी देखने को मिल सकता है, एटिपिकल डिप्रेशन में, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। सोमेटिक हेलुसिनेशन क्या होता है कि अगर आपको बॉडी सेंसेशन से रिलेटेड कुछ हेलुसिनेशन होता है वो कहलाता है सोमेटिक हेलुसिनेशन। एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, ये आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें पर्सन जो है वो भूख जरूरत से कम खाना खाता है, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका आंसर जाता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कन्वर्जन, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, कन्वर्जन एंड सोमेटाइजेशन, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिजिकल सिम्टम्स की बात होंगी यहाँ पर, लेकिन जो रूट कॉज है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो माइनर डिफरेंस इनके बीच में वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जो है वो किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, ए डिसऑर्डर वेयर फिजिकल सिम्टम्स आर इंटेंशनली प्रोड्यूस, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें फिजिकल सिम्टम्स जानबूझ करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है? यस, ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसको क्या अपन बोलते हैं, हिस्टेरिकल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिकल कंडीशन या हिस्टेरिकल डिसऑर्डर। ये वो कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को कोई कॉज नहीं होता, ना ही कोई फिजिकल सिम्टम्स होते, लेकिन इस तरीके के दिखाए जाते हैं कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ये केवल केवल लोगों का अटेंशन सीकिंग करने के लिए होता है। अटेंशन सीकिंग, ये एक प्रकार का कैसा बिहेवियर होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, जिसमें लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, कोई ना कोई गेन लेने के लिए इस तरीके से दिखाया जाता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। तो इंटेंशनली प्रोड्यूस करना, इस तरह की भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। जब हम कन्वर्जन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि पैरालिसिस हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, इसके अलावा एक कंडीशन और होती है फिट्स, मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं, ठीक है। पहले जब ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं हुई थी तो ये माना जाता था कि ये जो दौरे आते हैं वो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं हिस्टेरिकल फिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
हिस्टेरिकल फिट भी कहा जाता था इनको पहले, ठीक है। लेकिन अब जब समझ में आया कि ये वास्तव में कन्वर्ट होते हैं, आपका जो स्ट्रेस होता है वो आपके फिजिकल सिम्टम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद इस वर्ड को यहां से हटा दिया गया। क्योंकि हिस्टेरिकल का मतलब होता है अटेंशन सीकिंग, जहां पे व्यक्ति को ना तो कोई कॉज है ना ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो दिखाता है, तो इंटेंसली प्रोड्यूस किए जाते हैं सिम्टम्स। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ए डिसऑर्डर विद मल्टीपल रिकरेंट एंड क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फिजिकल सिम्टम्स। ए डिसऑर्डर विद मल्टीपल रिकरेंट एंड क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फिजिकल सिम्टम्स। तो यहाँ पर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फिजिकल सिम्टम्स का मतलब क्या है कि ये सिम्टम्स आपको असेसमेंट पर आइडेंटिफाई होंगे, मतलब व्यक्ति के अंदर वो सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। सिम्टम्स कैसे होते हैं? मल्टीपल होते हैं, एक से ज्यादा सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, रिकरेंट हो सकते हैं, मतलब बार बार ये आते हैं सिम्टम्स, सिम्टम्स आएगा फिर डिसअपियर होगा फिर आएगा फिर जाएगा, ये कंडीशन कहलाती है क्या? रिकरेंट। एंड क्लिनिकली सिग्निफिकेंट का मतलब समझ में आ गया, जिसको कि आप असेसमेंट करने पर फाइंड आउट कर सको। तो ये सिम्टम्स आपको असेसमेंट करने पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये जो ऑप्शन है आपका बनता है। थर्ड इज ए डिसऑर्डर वेयर द पेशेंट फेक सिम्टम्स। सेम पहले की तरह ऑप्शन आ गया। फेक सिम्टम्स का मतलब होता है कि सिम्टम्स दिखाना है नहीं एक्चुअली, लेकिन बना करके दिखाना, वो कहलाता है फेक सिम्टम्स। फॉर एक्सटर्नल गेन्स, तो एक्सटर्नल गेन्स के लिए कि कुछ उसको लोगों से सहानुभूति मिले, कुछ उसको पैसा मिल जाए, इस तरीके की कंडीशन दिखाते हैं। नेक्स्ट इज ए डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम फियर फॉर गेनिंग वेट। ए डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा डर लगता है फॉर गेनिंग वेट। किस चीज का डर होता है? वेट गेन का। और वेट गेन का डर किस में देखने को मिलेगा हमको? एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा मिलेगा हमको बुलिमिया नर्वोसा। और किस में हमको देखने को मिलेगा? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ये तीनों कंडीशन में हमको ये वेट गेन होने का फियर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन हो गया। आपका जो ऑप्शन हमको चाहिए इस क्वेश्चन का वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक डिसऑर्डर जो है वो आप एक प्रकार से अगर अपन देखें, डीपली सोचिए कि फोबिया जो है वो कहाँ जनरेट हो रहा है? आपके थॉट्स में जनरेट हो रहा है। कहाँ जनरेट हो रहा है? थॉट में जनरेट हो रहा है। क्योंकि फोबिया कब बनता है? जब आप कुछ नेगेटिव सोच ले उस सिचुएशन के बारे में, जब आप कुछ नेगेटिव सोच लेते हो तो क्या बनता है? आपके फोबिया बनता है। क्लियर है? तो थॉट से रिलेटेड अगर आपके थॉट चेंज करने हो तो कौन सी थेरेपी दोगे? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऑप्शन जाएगा 3। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आप किस कंडीशन में दे सकते हो? डिप्रेशन। इसका प्राइमरी मोस्ट इंडिकेशन है डिप्रेशन, मेनिया एंड कैटाटोनिया। कैटाटोनिया, इन कंडीशन में आप क्या दे सकते हो? ईसीटी दे सकते हो। साइको सर्जरी जो है वो पहले इसका एक कंसेप्ट आया था, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल मेथड है कि आप इसके द्वारा पेशेंट के ब्रेन का कुछ पार्ट हटा करके आप पेशेंट के सिम्टम्स को करेक्ट करना चाहते हो। सो दैट इज ए कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द साइको थेरेपी, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनको कि आप ठीक करना चाहते हो उनकी आप साइको सर्जरी करते हो। तो ये जो मेथड है ये भी मोस्ट पॉपुलर मेथड नहीं है, क्योंकि आपके पास मोस्ट एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे साइको फार्माकोलॉजी, काफ़ी एडवांस ड्रग आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी टेक्निक भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपके पास एक बेटर ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है नाउ डेज। सो और इसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस भी नहीं थी, तो इसलिए इसको आजकल यूज़ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन जो है आपका वो बनता है सी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि पैनिक अटैक में एंजाइटी के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा? हमको फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एंजाइटी तो होगी, एंजाइटी भी कैसी? ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा तेज, तीव्र, ठीक है। ओवरवेलमिंग एंजाइटी होगी। एंजाइटी कैसी होगी? इंटरमिटेंट होगी। एंजाइटी कैसी होगी? इंटरमिटेंट होगी। और कैसी होगी? सडन होगी, सडन होगी, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ एंजाइटी, क्या धीरे धीरे हो रहा है? क्या नहीं। धीरे का मतलब शुरुआत आपको पता लगेगी और धीरे धीरे करके उसकी सीवियरिटी बढ़ेगी। लेकिन ये कैसी हो रही है? सडन, अचानक से ही, अचानक से क्या होगा? इसकी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी के साथ ही प्रोड्यूस होगा। सडन एंड इंटेंस फियर, ये आपका ऑप्शन बनता है यहाँ पर। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इसका पार्ट नहीं है।
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमने कहाँ पे पढ़ा था, कन्वर्जन डिसऑर्डर में, तो वहां पे हो सकता है। ठीक है, हालांकि व्यक्ति को लगेगा कि मैं जाने वाला हूँ या मेरी डेथ होने वाली है या मैं बेहोश होने जा रहा हूँ, लेकिन वो होगा नहीं। तो एक्चुअल कॉन्शियसनेस का लॉस यहाँ पर नहीं होगा। परसिस्टेंट लो मूड, ये आपका डिप्रेशन का फीचर्स है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स निकल के आता है वो है आपका सडन एंड इंटेंस फियर। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप अंत तक बने रहिए, काफी सारे डाउट्स कंसेप्ट आपके क्लियर होने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच डिसऑर्डर इज डिसोसिएशन मोस्ट कॉमनली सीन? इन विच डिसऑर्डर्स ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन है आपका इन विच डिसऑर्डर, जो आपके सामने डिसऑर्डर लिखे गए हैं उसमें से डिसोसिएशन मोस्ट कॉमनली सीन, किस डिसऑर्डर में डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। इन विच डिसऑर्डर, इनमें से किस डिसऑर्डर में इज डिसोसिएशन मोस्ट कॉमनली सीन, डिसोसिएशन जो है वो अधिकतर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको ऑप्शन से समझ में आ गया होगा, जहां पर डिसोसिएशन आ रहा है वहां पे हमको डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। अब डिसोसिएशन की हम लोग बात कर लेते हैं। डिसोसिएशन के बारे में हमने बताया था कि एक मेमोरी की कंडीशन है, तो यहाँ पर व्यक्ति का मेमोरी के साथ, थॉट के साथ, फीलिंग के साथ कनेक्शन कट हो जाता है। तो कट हो जाता है तो क्या कहेंगे, व्यक्ति की याददाश्त चली जाएगी, या तो क्या होगी, व्यक्ति की याददाश्त चली जाएगी। अगर कुछ पार्ट या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से कनेक्शन खत्म हो गया, अब जैसे आप कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो, अब कंप्यूटर में आपने 10 फोल्डर बना रखे हैं और एक फोल्डर करप्ट हो गया, तो बाकी के 9 फोल्डर जो है वो एक्सेसिबल रहेंगे, और एक फोल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है, फाइल्स हैं, वो उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो या तो कोई पर्टिकुलर फाइल खराब हो जाए या कोई पर्टिकुलर फोल्डर खराब हो जाए, उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्या है ये डिसोसिएटिव एमनेसिया, या तो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्शन कट हो गया, या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट के साथ कनेक्शन कट हो गया, तो उससे संबंधित आप क्या नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे उस घटना को, उनसे संबंधित सूचनाओं को आप क्या नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिए कि ये फॉरगेटिंग नहीं है। जो साधारण फॉरगेटिंग होती है उसमें भी क्या होता है, अनेबल टू रिट्राइव और रिकॉल, बट इट इज नॉट द ऑर्डिनरी फॉरगेटिंग, इट इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन विच इज अराइजिंग ड्यू टू द सीवियर स्ट्रेस और न्यूरोटिक कंडीशन। ठीक है, तो इसको हमको, जब हम पेशेंट का डायग्नोसिस बनाए, तो सिंपल फॉरगेटिंग से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, अलग पहचानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हम सिंपल फॉरगेटिंग को डिसोसिएटिव एमनेसिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत पड़ेगी। सो इट इज नॉट द ऑर्डिनरी फॉरगेटिंग, इट इज द कंडीशन, इट इज ए न्यूरोटिक कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पर पेशेंट उन इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाता, दैट इज नॉन एज द डिसोसिएटिव एमनेसिया। दूसरा होता है यहाँ पर डिसोसिएटिव फ्यूज। डिसोसिएटिव फ्यूज क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति अपने आइडेंटिटी भूल जाता है, मतलब जितना भी कंप्लीट मेमोरी वाला पार्ट था उससे डिस्कनेक्शन हो जाएगा। और जब पूरी मेमोरी से डिस्कनेक्शन हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपनी पहचान भूल जाएगा। ठीक है, और जब पहचान भूल जाएगा तो कहीं पे भी वो बाहर निकल जाएगा, अगर बाहर जाता है घर से तो वो वापस घर नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो उसको अपने घर का पता याद रहेगा, ना अपना नाम याद रहेगा, ना अपने रिश्तेदार याद रहेंगे, क्योंकि सारा जो मेमोरी का पार्ट था उससे डिस्कनेक्शन हो गया। ये कंडीशन कुछ दिनों के लिए हो सकती है, कुछ हफ्तों के लिए हो सकती है, कुछ महीनों के लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि व्यक्ति अपनी नॉर्मल कंडीशन में लौट के आता है, तो वो कंडीशन कहलाती है डिसोसिएटिव फ्यूज। दूसरी ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये कंडीशन बार बार रिपीट नहीं होती, ये कंडीशन बार बार रिपीट नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कंडीशन जनरेट होती है और बार बार इसका रिकरेंस नहीं होता, वो कंडीशन होती है डिसोसिएटिव फ्यूज। तीसरी है डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें होता, इसमें हमने पढ़ा था डिसोसिएटिव फ्यूज में कंप्लीट मेमोरी के साथ डिस्कनेक्शन हो गया पेशेंट का, उसी तरीके से यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर डिसोसिएशन के बजाय यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी के कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट मेमोरी, ये क्या आपकी कंप्लीट मेमोरी, यहाँ पर क्या होता है, आपके मेमोरी के कंपार्टमेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब कनेक्शन जिस भी मेमोरी के पार्ट से जुड़ेगा, व्यक्ति उसी की तरीके बिहेव करेगा। अगर ये वाला पार्ट एक्टिव हो गया, इस वाले पार्ट के साथ कनेक्शन हो गया, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है,
इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति बिहेव करेगा। अगर यहाँ से हटके इस वाले पार्ट के साथ कनेक्शन हो गया तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है व्यक्ति उसकी तरह बिहेव करेगा। अगर इस वाले पार्ट के साथ कनेक्शन हो गया तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति बिहेव करेगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो जिस भी पार्ट के साथ कनेक्शन है, ठीक है, व्यक्ति उसी की तरह बिहेव करेगा। तो अगर एक पार्ट के साथ कनेक्शन है तो इन दोनों पार्ट के साथ क्या हो गया, डिसकनेक्शन हो गया। अगर इस पार्ट के साथ कनेक्शन है तो इन दोनों के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा, अगर इस पार्ट के साथ कनेक्शन है तो इन दोनों के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा। तो ये भी एक प्रकार की कैसी कंडीशन है, आपकी डिसोसिएटिव कंडीशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिसोसिएशन का मतलब समझ में आ गया। अब ये जो मैंने कंपार्टमेंट बनाया यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी पहचान भूल गया, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की अलग अलग पहचान बनती है। तो अलग अलग पहचान बनती है तो अलग अलग पर्सनैलिटी बनती है, और उसको अपन बोलते हैं क्या, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या मिलेगा हमको देखने को, डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, डिल्यूजन होता है। ये हमने डिल्यूजन में भी पढ़ा था। हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो होता है वो डिल्यूजन होता है, और इसमें क्या लगता है कि व्यक्ति को कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, ठीक है, और उस बीमारी को दूर करने के लिए वो बार बार क्या जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या कर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है, ये उसका एक फिक्स्ड बिलीफ है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, इसलिए इसको अपन क्या करें, डिलीजन। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज ए टाइप ऑफ डिलीजन, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियसली इल हूं और मेरे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है, मेरे जीवन के साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। तो ऑप्शन है आपका ए, प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन मतलब मन में ये धारणा बन जाती है, विद हैविंग ए सीरियस इलनेस, कि मुझे एक बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी है, डेस्पाइट मेडिकल रिएश्योरेंस, मतलब जांच हो जाने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है आपके बॉडी को लेकर के, आपकी बीमारी को लेकर के, आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर करेगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, फिर आपको मिलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ मेरे इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स आई एम ओके। तो वहां पे आपको प्रूफ मिल गया, तो आपने अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया। लेकिन प्रूफ मिलने के बाद भी, मेडिकल रीएश्योरेंस होने के बाद भी व्यक्ति वो अपनी बात पर अड़िग रहता है कि नहीं मेरे को कोई ना कोई बीमारी है और वो आप लोगों की पकड़ में नहीं आ रही है। तो ये अगर कंडीशन है वो कहलाती है क्या, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो आंसर बनता है। सेकंड ऑप्शन बाकी के हम लोग पढ़ लेते हैं। एन एग्जैगरेटेड फियर फॉर गेनिंग वेट। वेट गेन का फियर जो होता है वो आपके कहाँ देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया में देखने को मिलेगा। इट डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय फ्लैशबैक, ये कहाँ देखने को मिलेगा, पीटीएसडी। ठीक है, तो पीटीएसडी की हम लोग बात करें, फ्लैशबैक, लेकिन ध्यान रखना फ्लैशबैक एक जगह और देखने को मिलता है, कहां पर, एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, ये आपका है सब्सटेंस अब्यूज। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लैशबैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी फ्लैशबैक देखने को मिलता है और पीटीएसडी के केस में भी फ्लैशबैक देखने को मिलता है। दोनों चीजें याद रखना, ये फ्लैशबैक जो है वो दोनों का ही करेक्टरिस्टिक हॉलमार्क फीचर्स है। फ्लैशबैक एलएसडी का भी हॉलमार्क फीचर्स है, फ्लैशबैक पीटीएसडी का भी हॉलमार्क फीचर्स है। तो फ्लैशबैक का एग्जैक्ट मीनिंग है आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बार बार याद आना, वो कहलाता है फ्लैशबैक। तो उस घटना को आप बार बार याद करके सेम इंटेंसिटी का रिएक्शन, जितना पहले हुआ था उतना ही रिएक्शन आप आज की डेट में देते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एंजाइटी से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि आपने कोई नशा किया, तो नशा करने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्साइटमेंट आएगा, यूफोरिया आएगा। ठीक है, नशा करने के बाद क्या आता है, आपकी बॉडी के अंदर यूफोरिया आएगा, एक्साइटमेंट आएगा। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद वो नशा आपकी बॉडी से उतर गया, लेकिन उस नशे को याद करके आपके अंदर उतना ही यूफोरिया जनरेट हो रहा है। उस नशे की घटना को याद करके आपके अंदर उतना ही यूफोरिया जनरेट हो रहा है बिना किसी ड्रग के। पहले जो यूफोरिया हुआ था वो ड्रग के साथ हुआ था, अभी बिना किसी ड्रग के हो रहा है और सेम रिएक्शंस आपकी बॉडी दे रही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, फ्लैशबैक देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फ्लैशबैक हमको दो चीजों में देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा पीटीएसडी, इसका भी हॉलमार्क फीचर्स है, दूसरा है आपका लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड सब्सटेंस अब्यूज के दौरान। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। एंड ऑब्सेशन विद क्लीनलीनेस, कौन सी कैटेगरी में आएगा ये,
वॉशर किसकी में? ओसीडी में। ठीक है, ऑप्शन आपका जाएगा ए, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सोशल एंजाइटी के बारे में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति को लोगों के सामने उनके बीच में कोई काम करने से डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर क्या। फियर ऑफ लीविंग होम, घर को छोड़ने का डर, ये आपका किस में मिलेगा? अगोराफोबिया में। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जिनको पब्लिक प्लेसेस का डर लगता है, वो घर से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, होम रिडन हो जाते हैं। फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ये भी अगोराफोबिया का फीचर है। फियर ऑफ सोशल सिचुएशन वेयर वन मे बी जज्ड, ये आपका ऑप्शन जाएगा आंसर। फियर ऑफ हैविंग पैनिक अटैक होने का डर, ये भी आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा। सोशल एंजाइटी इज डिफरेंट थिंग्स विच इज फाउंड इन द सोशल फोबिया। ठीक है, सो द सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी की शेप, मेरा वेट जो है वो प्रॉपर नहीं है, और इसकी वजह से व्यक्ति जो होता है वो बार बार परेशान होता है, अपने मन में स्ट्रेस लेता है। ए सिग्निफिकेंट फोकस ऑन ए परसीव्ड डिफेक्ट, यहां पर क्या लिखा है? परसीव्ड डिफेक्ट, मतलब है नहीं कुछ ऐसा डिफेक्ट, लेकिन आपने मान लिया कि है, वो कहलाता है परसीव्ड डिफेक्ट। आपको लग रहा है ऐसा है, दैट इज परसीव्ड डिफेक्ट। और फ्लो इन द फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, ये आपका एनोरेक्सिया का है। एन इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस ऑन बॉडी, एन इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस ऑन बॉडी, ये आपको निहिलिस्टिक डेल्यूजन के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ए फियर ऑफ बीइंग एबंडन, मतलब कहीं खो जाने का डर लगना, वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर जो आपका आंसर है वो जाएगा ए, सिग्निफिकेंट फोकस ऑन ए परसीव्ड डिफेक्ट और फ्लॉ इन द फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट इज डिसोसिएटिव एमनेशिया इन्वॉल्व्स। डिसोसिएटिव एमनेशिया मैंने बताया था किसी इंफॉर्मेशन का, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का के साथ डिस्कनेक्शन हो जाना। लॉस ऑफ मेमोरी फॉर इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, persistent and distressing delusions, delusion इसका पार्ट नहीं है। obsessive thought about cleanliness, episodes of extreme mood swings, these are not the option which clarify the dissociative amnesia. option 1 is the answer. देखिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन लिया था उसकी वजह से ऐसा हो गया कि अब ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गए, और इसमें हमको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके सामने आंसर क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। द फियर ऑफ बीइंग नेगेटिवली इवेल्युएटेड, बीइंग नेगेटिवली इवेल्युएटेड मतलब मेरे को नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाएगा, मेरे को लोगों के द्वारा नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाएगा, मेरे बारे में लोगों के द्वारा नेगेटिव बातें कही जाएंगी बाय अदर्स, इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिसऑर्डर। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन किस डिसऑर्डर का होगा, आपके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कॉग्निटिव सिम्टम्स इन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फ्लैशबैक की अगर हम बात करें किस में देखने को मिलता है? पीटीएसडी में। पैनिक अटैक्स किस में देखने को मिलेगा हमको? पैनिक डिसऑर्डर में। डिलीजनस ऑफ ग्रैंडर किस में देखने को मिलेगा हमको? मेनिया में। रहा आपका ऑप्शन क्या? कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग वही होती है जो मैंने आपको बताई थी कि हर चीज में नेगेटिव सिचुएशन को फाइंड आउट करना, कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है और वो गलत भी इतना ज्यादा होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जब इस तरीके के थॉट्स माइंड में आने लगते हैं तो वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करते हैं, तो हर सिचुएशन में क्या होगी? आपको एंजाइटी होने लगेगी। सो दैट इज द कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, मतलब हर चीज में नेगेटिव थिंकिंग करना, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। So that is the catastrophic thinking and it is the characteristic features of the GAD, generalized anxiety disorder. तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने न्यूरोसिस एंड स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट, उसके अंदर जो भी टॉपिक इंक्लूडेड है इस पूरे चैप्टर के अंदर, उनसे रिलेटेड हमने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। ठीक है, और जो इसका कंसेप्ट है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है ताकि आपके पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। कुल मिलाकर के क्या है, कंप्लीट आपके 45 to 50 मिनट की एक वीडियो में आपके सामने पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए रिवाइज हो गया, और ये ऐसा रिवीजन है जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके हमें एनकरेज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं,
और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कोई भी डाउट हो आप हमें सेंड कीजिए, उसका एक यूट्यूब वीडियो बना करके हम आपके ग्रुप पर पोस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।